जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने लिखा है, कसम उठाकर लिखा है पाकिस्तान की उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो बेल है वो इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता? नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की घड़ी जाती है कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी पर शाया होने वाली खबर पर तमाम फ्रीकैन को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। नाज़रीन, अदालत आलिया ने फ्रीकैन से 7 रोज में तहरीरी जवाब मांग लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में समाअत शुरू हुई तो साबिक चीफ गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बेटे ने अदालत से वीडियो चलाने की इजाजत तलब की। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को रोस्ट्रम पर बुलाया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मीर शकील उर रहमान से मुखातिब होकर कहा कि बहुत भारी दिल के साथ आपको समन किया है। सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में फर्क होता है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी और एडिटोरियल कंट्रोल होता है। आप एक बड़े मीडिया हाउस और अखबार के मालिक हैं। अगर कोई हल्फनामा कहीं भी दे दे तो क्या आप इसको पहले सफ़े पर छाप देंगे? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तासुफ का इजहार करते हुए कहा कि ये तनकीद नहीं बल्कि अदालत पर हमला है। अहम हकायक को जांचे बगैर इतने बड़े अखबार ने यह हल्फनामा दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अंसार अब्बासी से मुकालमा करते हुए पूछा कि आप बताइए आपने क्या किया? क्या इस अदालत में मौजूद कोई शख्स मेरे जजेस पर इल्ज़ाम आयद कर सकता है कि वो किसी से हदायत लेते हैं? क्या आपने पूछा कि यह बयान हल्फी बरतानिया में नोटराइज हुआ? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं और मैं ज़ाती तौर पर आपका एहतराम करता हूँ। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा सुनाई। 16 जुलाई को अपील की गई और तब मैं और जस्टिस आमिर फारूक छुट्टियों पर मुल्क से बाहर थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपीलों पर समाअत की थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अंसार अब्बासी से मुखातिब होकर कहा कि आप हाई कोर्ट से पूछ लेते कि कौन सा बेंच उस वक्त इस केस की समाअत कर रहा था। क्या आपने ख्वाजा हारिस से पूछा कि क्या उन्होंने इलेक्शन से कबल केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी? आप किसी वकील से पूछ लें, एक दिन अपील दायर हो और सजा मुअत्तल हो जाए, ये नहीं होता। जज के नाम की जगह खाली छोड़कर आपने सारी हाई कोर्ट पर इल्जाम आयद कर दिया है। अंसार अब्बासी ने अदालत से इस्तदा की कि क्या मैं कुछ कह सकता हूं? चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप अब क्या कहेंगे? जो नुकसान करना था वो आप कर चुके। अंसार अब्बासी साहब, जिस बेंच ने समाअत की वो बेंच किसने बनवाया था? मैं आपको लिखवाता हूं कि इस केस की समाअतें कितनी हुई। इस अदालत ने इन अपीलों पर रोजाना की बुनियाद पर भी समाअत की, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अंसार अब्बासी ने नुक्ता उठाया कि मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया। आप मेरे खिलाफ कार्रवाई अमल में लाइए, मगर जो इल्जामात लगाए गए हैं उनकी इंक्वायरी जरूर करवाइए। बयान हल्फी मेरा नहीं, मैं सिर्फ मैसेंजर हूं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप सिर्फ मैसेंजर नहीं हैं, आप एक लीडिंग अखबार के एडिटर हैं। अंसार अब्बासी बोले कि जनाब चीफ जस्टिस, मैंने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान से बयान हल्फी की तस्दीक की थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या बरतानिया में गार्डियन अखबार इस तरह का बयान हल्फी बगैर तस्दीक के छाप देगा? एक अहम तरीन ओहदा रखने वाला शख्स 3 साल बाद ऐसा बयान हल्फी कैसे दे सकता है? अफवाहें हैं कि वो बयान हल्फी जाली है, और अगर बयान हल्फी जाली हुआ तो फिर शाया करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इस मौके पर अटॉर्नी जनरल बोले कि ये पूरे जुडिशल सिस्टम और बिलखसूस हाई कोर्ट पर इल्जाम आयद किया गया है। ये कोई आम मामला नहीं, इसके बहुत संजीदा नताइज होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने द न्यूज़ के एडिटर आमिर गौरी को मुखातिब करके पूछा, आमिर गौरी साहब, आप एडिटर हैं, आपका बहुत तजर्बा है, बताइए गार्डियन ये छाप देगा? चीफ जस्टिस के सवाल पर अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब आला मीर शकील उर रहमान और आमिर गौरी का इसमें कोई कसूर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ आपका मामला नहीं, वो भी जिम्मेदार हैं। अगर मेरी हाई कोर्ट में कुछ गलत होता है तो मैं जिम्मेदार हूंगा। अंसार अब्बासी बोले कि मैंने अदलिया की इज्जत के लिए ये खबर शाया की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले से अदलिया की इज्जत नहीं हुई,
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सब फ्रीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करता। अदालत ने फ्रीकैन से 7 रोज में तहरीरी जवाब तलब करते हुए 10 दिन के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, राना शमीम के इस बयान हल्फी को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेगुनाह साबित कर रही है और मुल्क के एक साबिक चीफ जस्टिस पर सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात लगा रही है। अदलिया के ऊपर जो सवालिया निशान आया है, इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान आया है और सजाएं सुनाई गई, एक ड्यूटी जज वहां पे लगाया गया और डेली जो है उसकी जो है कार्रवाई जो है करके उसको सजा सुनाई गई। जनाब वाला व्हाट्सएप के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई। इसके ऊपर सवालिया निशान उठाया है कि किस तरह नवाज शरीफ और उसकी बेटी को कैद में रख के उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया। अदालत के सामने सवाल बयान हल्फी की सदाकत का है, मगर सियासी ऐवानों में मामले की टाइमिंग ज्यादा मैटर करती है कि ऐसे वक्त में इस बयान हल्फी की तशहीर की गई कि जब कल 17 नवंबर को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सजा के खिलाफ अपील की समाअत हो रही है। जब भी हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है और खबर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज़ होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। PMLN ने जिस तरह पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई है। बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। नून लीग ये मुतालबा कर रही है कि नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो साबिक चीफ जस्टिस क्यों नहीं। राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता। और फिर सवाल ये है कि जो आपने सजा दिलवाई थी, अब तो सारी हकीकत सामने आ गई कि चीफ जस्टिस मुलव्वस है बेल ना देने में। राना शमीम के बयान हल्फी पर खबर की तशहीर ने पाकिस्तान की अदलिया पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। साबिक चीफ जस्टिस की सियासत में मुबैना मुदाखलत के इल्जाम ने इंसाफ के मीनारों को भी लर्जा दिया है। नाज़रीन, अदालत आलिया की तौहीन अदालत की कार्रवाई के साथ अब इस मामले की तहकीकात अदालत पर भारी बार है। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है तो जाहिर है इस चीज़ों को जांचना चाहिए। जिसने ये बात की है वो जिंदा है, इससे पहले भी जो जजों ने बातें की हैं वो भी जिंदा हैं। तो फिर इस तरीके से हर चीज़ पर मट्टी पाओ, इसे तो काम नहीं चलेगा जी। बात करेंगे इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी से जो आज अदालत में पेश हुए, लेकिन उससे पहले एक कानूनी एस्पेक्ट के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा सर कि आज अदालत ने कहा कि जो इन एक्शन है राना मोहम्मद शमीम साहब के बिहाफ पे 3 साल बाद उनको ख्याल आया ये बात करने का, सबसीक्वेंट कॉन्डक्ट वाज अनबिकमिंग ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर एंड प्रिमा फेशी रेजेस क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिज बोनाफाइडीज एंड इंटेग्रिटी, यानी कि उनकी नीयत और उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर भी सवाल उठते हैं जो इतनी देर बाद उनको ये सब कुछ याद आया। इसी के साथ साथ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम देख रहे हैं उनके जो साहबजादे एडवोकेट अहमद हसन रजा, राना शमीम साहब के साहबजादे ने अभी थोड़ी देर पहले काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि किसी को पता नहीं है क्या कि उनकी नून लीग से वाबस्तगी है एंड इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। डू यू थिंक दिस विल बी वेरी डैमिंग इन डेज टू कम? ये जो उनके साहबजादे ने बयान दिया है कि उनकी वाबस्तगी तो सब पर आए, कपल्ड विद द फैक्ट कि 3 साल बाद सच याद आया है। जो इसके सियासी पहलू हैं या महरकात हैं उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ सवाल जो उठा है वो ये उठा है कि राना शमीम साहब ने जो बयान दिया क्या उसमें कोई तौहीन अदालत का अंसर शामिल है? बग़ाहिर है। अब उनके पास जो दिफा का मौका है उसमें एक हमारे कानून में तौहीन अदालत का कानून है ट्रूथ इज अ डिफेंस, यानी कि अगर वो जो उन्होंने कहा है उसकी सच्चाई को साबित कर सकें किसी तरीके से तो वो उनके लिए एक दिफा का बायस होगी बात। तो राना शमीम की हद तक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो बात उन्होंने की उससे जाहिर है कि अदालती निज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकार को ठेस पहुंची है और अब उन पे ये लाजिम है कि वो अपनी बात की सच्चाई को साबित करें। तो अगर ऐसा
हाँ देखिए ना राजा साहब, अगर ऐसा मामला हो जाए कि एक जज की जानिब से दूसरे जज को दबाव में लाने की बात की जा रही हो, या एक जज की तरफ से दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की बात की जा रही हो, अहकामात दिए जा रहे हो, तो जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में क्या कहते हैं? और क्या इसका बेहतर तरीका नहीं था कि जस्टिस राना शमीम जो है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाते, ना कि एक सहाफ़ी को ये दिया जाता और मीडिया के थ्रू ये एक्सपोजे होता? देखिए, तो उस वक्त करते ना जब हाजिर सर्विस थे वो जज जिन पे उन्होंने इल्जाम लगाया है। अब तो वो चूंकि हाजिर सर्विस नहीं है, रिटायर्ड जज का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाता। अब उन्होंने क्यों ये बयान जारी किया है इतने सालों के बाद, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल एक उन्होंने बयान जारी कर दिया जिसमें एक इल्जाम उन्होंने लगाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बयान और ये इल्जाम एक खबर की हैसियत रखते हैं या नहीं रखते। मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि अगर अंसार अब्बासी साहब ने, या अब आप भी जो प्रोग्राम कर रही हैं, दीगर चैनल्स में भी प्रोग्राम हुए, उस इल्जाम को आपने एक तरह से दोहराया है अपने प्रोग्रामों के दौरान, लोगों को उस इल्जाम को बार बार सुनने का मौका मिला है, तो क्या एक इल्जाम की तशहीर करना, उसको बतौर खबर पेश करना बजाते खुद तौहीन अदालत के जुमरे में आता है? ये है कानूनी सवाल जो मैं समझता हूँ अदालत आलिया के सामने उठेगा और जिसका जवाब दिया जाए। ओके, वेल एंड गुड सर राजा साहब, बट मैं बहुत दिलचस्पी रखती हूँ ये जानने के लिए कि माय वर्ड अगेंस्ट योर्स, हिज वर्ड अगेंस्ट हिज, इधर एक जज, दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, किस तरह साबित होगा? इंक्वायरी किस प्लेटफॉर्म पे होगी? ये तो एक कॉल और हेरसे की बात है, किस तरह साबित किया जाएगा ये? जी, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, मासवा ये कि उन्हें कोई और गवाह मिल जाए जो मौके पर मौजूद था, उसकी गवाही को मान लिया जाए। ये तो जुज़ियात हैं कि जब ये मामला चलेगा और अगर अपने दिफा में राना शमीम ये कहते हैं कि जो मैंने कहा वो सच है, तो फिर उनको साबित करना होगा कि जो उन्होंने कहा वो सच है, और उसके लिए गवाही और सबूत उनको पेश करना होगा। अब वो क्या पेश करेंगे मुझे नहीं पता, और आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि बज़ाहिर तो ये ही सेज वर्सेस ही सेज वाली बात है कि एक शख्स ने कहा, दूसरे ने इनकार किया, अब इसकी सच्चाई को कैसे साबित करें, ये अभी वाज़ेह नहीं है बात। शायद उनके पास कोई शहादत, कोई गवाही हो, अगर है तो वो सामने लाएंगे, नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ उनके लिए मुश्किल होगा अपनी बात। इन द एब्सेंस ऑफ विच तो लगता है कि इसके सियासी जो इम्पैक्ट था वो तो अचीव हो गया, यानी कि एक फैसले के ऊपर बड़ा सा सवालिया निशान उठ गया, एंड आई एम श्योर जज साहब तो ये बेहतर समझते होंगे इस बात को कि ही हैज़ टू प्रूव इट। बट दैट बीइंग सेड, सो क्विकली अगर मेरान बैंक स्कैंडल की बात की जाए, बिकॉज आप उसको देख रहे थे ज़ाती तौर पर, तो आर्मी चीफ और DG ISI के तब से पूछगछ हुई और तगड़ी तौर पर पूछगछ हुई, उसके तब तो नहीं कहा गया कि किसी सहाफ़ी ने नेशनल इंटरेस्ट को दाव पे लगा दिया या किसी सहाफ़ी ने अदलिया को स्कैंडलाइज कर दिया। जी, इसीलिए मैं बात इसी तरफ ले जा रहा था कि क्या एक इल्जाम को रिपोर्ट करना बजाते खुद एक जुर्म है या एक बाइस गिरफ्त अमल है, क्या ये खुद तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं? देखिए, हमारे आइन में जो आर्टिकल 19 है वो अदलिया के वकार की बात करता है, वो अफवाज के वकार की बात भी करता है। अब जब मैं ये स्कैंडल चला, ये जो केस जिसका आपने हवाला दिया, असगर खान केस, जिसमें जाहिर है बहुत से मामलात सामने आए, DG ISI उस वक्त की आर्मी, ये कभी नहीं पूछा गया कि सहाफ़ी ने खबर फोड़ी थी। बिल्कुल जी, अब जब उस खबर लगाने वाले सहाफ़ी पे तो कोई मुकदमा नहीं बना, बिल्कुल, हर इंक्वायरी से पहले इल्जाम होता है। अब इल्जाम को रिपोर्ट करना क्या बजाते खुद एक तौहीन आमेज अमल है? ये मेरे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान खान राजा मौजूद थे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपने बात सुनी, क्या अंसार अब्बासी साहब ने अपना पूरा होमवर्क किया था? क्या उन्होंने वाकई जो है स्कैंडलाइज किया है अदलिया को? बात करेंगे अंसार अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का हमारा। सर फरमाइएगा सबसे पहले कि ये सिचुएशन तो आपसे पहले इस हल्फनामे का सोर्स तो ऑफकोर्स नहीं पूछूंगी एज ए जर्नलिस्ट, मगर ये जरूर पूछूंगी कि आप अगर बताना पसंद करें कि ये हल्फनामा आपको कब, यानी कि किस तारीख को मौसूल हुआ था टू बिगिन विद? जी महर, बहुत शुक्रिया। आप सोर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो मैंने वो नहीं बताना वैसे आपको, लेकिन डेट कौन सी थी तो मेरा ख्याल है कि एक दिन पहले तो नहीं, शायद 2-1 दिन पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन लेट आई थी। और जैसे ही मुझे मिली, बिकॉज़ आपको पता है कि बहुत सी स्टोरीज़ की टाइमिंग की बात होती है, तो ज़ाहिर है कंसर्न पार्टीज़ 2 थे, एक जस्टिस साहब थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, और दूसरा जिनका एफिडेविट था, तो आई वाज रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट बोथ ऑफ देम। तो वो बस थोड़ा सा टाइम लगा और फिर वो ज़ाहिर है 1 दिन लग गया उसमें।
बिकॉज़ ख़ास तौर पे शरीन साहब से कांटेक्ट करना तो ज़्यादा मुश्किल था, तो क्योंकि वो शायद अपने गांव गए हुए थे, उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बात अगर हो गई, थोड़ी सी हुई, वो कट गई, तो इस तरह के मसाइल थे। तो वो शख्स पाकिस्तान में है कि जिसने आपको ये भेजा? देखें, आप तो वैसे कसौटी खेल रही हैं और मैं किसी कसौटी के लिए तो आया नहीं। वैसे अगर आप कोई क्वेश्चन और कर लेते, बिकॉज़ ये वैसे मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या रेलेवेंस क्या है इसकी, या किस तरह से ये रेलेवेंट है। और इफ़ यू वांट टू रीच टू माय सोर्स, तो अगर आप डायरेक्टली नहीं, आप डायरेक्टली आपने कहा कि आप सोर्स के बारे में तो आप नहीं पूछना चाहती, लेकिन इनडायरेक्टली आप अगर क्वेश्चंस करके सोर्सेज तक पहुंचना चाह रही हैं या किसी सोर्स तक पहुंचना चाह रही हैं। नहीं सर, ये बिकॉज ये सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों ये बात नहीं चली गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे महर आप ये बताएं कि आपके पास ये स्टोरी आती तो आप क्या कहती कि मैंने नहीं करनी अभी, मैं कोई हफ्ते बाद करूंगी, 2 हफ्ते बाद करूंगी, महीने बाद करूंगी, या इस बात के ऊपर आप सोच विचार करती हैं कि जी 3 साल चूँकि वो नहीं बोले जज साहब, वो जो जिनकी भी एफिडेविट है, उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया, आज दिया, तो आज अब मैं ये क्यों करूँ? देखें, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आपको डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज से आपको ख़बर मिलती है। हमारा बीइंग अ जर्नलिस्ट ये काम है कि हम ये देखें कि ऑथेंटिकेट करें कि क्या ख़बर सही है कि नहीं सही है। गलत ख़बर है तो ज़ाहिर है आपको यू नीड टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट न्यूज़, आप वो नहीं देते। लेकिन अगर एक ख़बर है और आपको पता है कि ये बड़ी ख़बर है, तो उसमें ये टाइमिंग शाइमिंग हर चीज़ इर्रेलेवेंट होती है, बिकॉज जर्नलिज्म ये कहती है हमें कि आपके पास, और ये एफिडेविट 10 को साइन हुआ, 10 नवंबर को साइन हुआ, एंड आई वाज लकी टू गेट इट ऑन 13th। वही मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं 12 तारीख थी या 13 तारीख थी, वट एवर, उस दिन मुझे ये ख़बर मिल गई। अगर मुझे इस तरह मिली तो एक तो ये कि जी उस एफिडेविट लिखे जाने से पहले मिल नहीं सकता था एफिडेविट मुझे, तो अगर उस तरह मिल गई तो टाइमिंग मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए कम से कम ये कंसर्न नहीं है। और देखें, चूँकि एक ज़ाहिर है जब खबर होती है उसके ऊपर लोगों का एक रिएक्शन आता है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कभी एक पार्टी खुश होती है, कभी दूसरी पार्टी खुश होती है, और फिर बहुत दफ़ा मैं आपको बताऊँ कि जब खबर जब बाहर निकलती है, बहुत सी जो स्टोरीज़ जो मतलब है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास आती हैं, तो उसमें डेफिनेटली बहुत सी दफ़ा बहुत से लोगों के इंटरेस्ट भी होते होंगे, लेकिन हमें प्रोफेशनली देखना है कि कौन सी खबर सही है कि नहीं है। दैट्स इट। टाइमिंग वाज नेवर माय कंसर्न। इवन अभी भी मुझे कोई फ़र्ज़ करें कोई ऐसी खबर मिलती है जो किसी मीडिया के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खबर है और इसको आना चाहिए, तो मैं तो सर मगर आपको इसको बहरहाल प्रूव तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा ये टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। प्रीमा फेशी उनकी इस टाइमिंग जिसको आप कह रहे हैं आपके नज़दीक कुछ नहीं है, उससे सवालात उठ रहे हैं जज साहब के बोनाफाइडे और उनकी इंटेग्रिटी पे, उनकी कितनी नेक नियती है। सो 3 साल बाद उनको ये बात याद आई, और जबकि मरियम नवाज़ की भी जो है वो अपील कल सुनी जा रही है। लेकिन सर ये बताइएगा कि एफिडेविट उसी नोटरी रिपब्लिक से तस्दीक हुआ है कि जहां से नवाज शरीफ की भी मेडिकल रिपोर्ट्स तस्दीक हुई थी। ये भी सवाल आज अदालत में उठा इस हवाले से, तो क्या आपको शक नहीं हुआ कि कहीं शरीफ खानदान तो इसके पीछे नहीं? देखें, पहली बात तो ये है कि मुर्तज़ा अली शाह जो हैं, अगर आप उनकी खबर पढ़ें जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि नैब भी अपने डॉक्यूमेंट्स यही जो ओथ कमिश्नर से इन्हीं से वो नोटराइज़ करवाता था। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाई कमीशन के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स यहीं से नोटराइज़ होते थे। सो एक तो है ये बात, पूरी खबर ये थी जिसका आपने रेफरेंस दिया है। अच्छा, दूसरी बात देखें, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि ये रेलेवेंट नहीं है कि ख़बर कहाँ से आई है। फॉर दैट मैटर देखें कि बहुत से लोग, आपको पता है कि ये जो ख़बरें आई थी अभी ये टीटीपी की और पाकिस्तान के माहदे के दरमियान, तो मुझे जो याद पड़ता है कि शायद टर्किश एक पाकिस्तानी एक टर्किश किसी मीडिया को शायद वो रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्होंने ख़बर ये ब्रेक की थी और ट्वीट्स किए थे, और उनका सोर्स शायद टीटीपी था, मेरा ख्याल है शायद। सो देखें, अगर हमें तो न्यूज़ को गैदर करना है, हम ख़बरें अपनी लोगों तक इंफॉर्मेशन हम डिसमिनेट करते हैं, तो वो कहीं से भी आ जाए। हमें बहुत सी खबरें फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट से भी मिलती हैं, बहुत सारे लोगों के सोर्सेज प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, बहुत सी अफवाज से और आला तरीन ज़राए से वहाँ से भी खबरें आती हैं। सो
कहीं से भी खबर आ सकती है। तो मेरे लिए ये इतना मसला नहीं है कि मैं अब ये देखता फिरूं कि जो मेरी खबर आ रही है उसके पीछे कहीं नवाज शरीफ साहब हैं या नहीं, या शरीफ साहब की फैमिली है कि नहीं। वो हो या ना हो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ये है कि जो खबर मैंने दी, क्या वो खबर ठीक है कि नहीं है। दैट्स इट। ठीक है सर, मगर कुछ उस्ताद तो ये भी बताते हैं जो खबर खुद आप तक चल के आए उसके ऊपर बहरहाल थोड़ा शक कर लेना चाहिए। मगर आज अदालत में बतौर तहकीकाती सहाफ़ी आपकी तारीफ हुई, लेकिन साथ ये भी सवाल उठाया गया कि आपने अदालत से क्यों नहीं पूछा कि उस वक्त बेंच में कौन सा जज शामिल था, कि आपने ख्वाजा हारिस से क्यों नहीं ये पूछा कि जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे खुद, कि उनसे अगर आपने रब्ता किया कि नहीं किया। Did you do all that? देखिए, मैंने बात की थी, ये बात बिल्कुल आपकी बात है। उन्होंने बल्कि मुझे एक एक बताया कि जी ये जज थे बैठे हुए, इस तरह की सारी बात बताई। लेकिन ये सारी बहस है एफिडेविट के कंटेंट के ऊपर। आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड व्हाट मिस्टर शमीम हैड सेड इन हिज एफिडेविट। जो उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा उसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है। वो सच है या झूठ है ये उनको बताना है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे जज साहब ने बल्कि ये भी कहा कि जो भी कोई एफिडेविट दे देगा, इस तरह की बात की थी उन्होंने कि तो आप खबर तो नहीं दे सकते। लेकिन वो कोई आम शख्स नहीं थे। शमीम साहब जो हैं, ही हैज़ बीन द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और वो जो एलिगेशंस लेवल कर रहे हैं वो पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस के ऊपर कर रहे हैं। तो मेरी जो ऑब्लिगेशन थी बीइंग अ जर्नलिस्ट, अच्छा एक बात ये कि इट वाज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी। आपको पता है कि एक बाज़ों का स्टोरीज़ की टाइमिंग का भी होता है कि ये ना हो कि आप एक इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लें और उसको इतना लंबा खींच के ले जाएं कोई और ब्रेक कर दिया। और मुझे ये कंसर्न था कि शायद मैं एक दिन भी डिले करूंगा तो हो सकता है कहीं और ख़बर ये चली जाए। और ये आप देखें कि मैंने एफिडेविट का जो इमेज था वो किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वो शेयर्ड है, हर एक के पास है, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। सो ये जज साहब ने बात की, लेकिन जो एफिडेविट में लिखा है उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ठीक है, सच है, झूठ है, मैं इसका फैसला तो हमने करना ही नहीं। हमने तो ये इन्फॉर्मेशन दी कि एक एफिडेविट ये आया, दूसरी जो पार्टी है उसने कहा ये बिल्कुल गलत है, कुछ ऐसी बात नहीं हुई। अब हमने ये फैक्ट्स प्रेजेंट कर दिए। नाउ इट इज़ अप टू द कोर्ट। ये तो अब लोगों को फैसला करना है, या चूँकि कोर्ट ने इसके ऊपर, मैं तो वैसे एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि इसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर होगी, लेकिन उन्होंने चले कंटेम्प्ट का हमें नोटिस इशू कर दिया। तो आप शमीम साहब आएंगे, आके बताएं अगर ठीक है, सच है, झूठ है। ये मेरा कंसर्न वैसे नहीं है। ठीक है, तो जब आपने स्टोरी की थी क्या तब आपके पास हल्फनामा था? और साथ ही ये बताइएगा कि आपने आज अदालत में कहा कि मैंने दोनों जजों का मौक़िफ़ लिया है, मगर आपने तीसरे जज जिनका नाम हल्फनामे में है, क्या उनसे रब्ता किया या रजिस्ट्रार से पूछा होगा? देखिए, मैंने नहीं किया। मैंने इसीलिए उनका नाम काटा है, मैंने इसीलिए बल्कि हाई कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी नाम काटा है, मैंने सिर्फ हाई कोर्ट और आज जज लिखा, बिकॉज मुझे पता था कि आप उनको जजेस को आप वैसे एक्सेस नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको याद होगा कि अहमद दुरानी के एक केस में उन्होंने एक जज साहब से बात की थी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से, जब वो न्यूज़ में थे, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और उन्होंने कहा था कि आप जज को अप्रोच नहीं कर सकते, इवन सवाल नहीं कर सकते। और उसने वैसे अहमद दुरानी है उस वक्त जो भी जज साहब थे उनको टेलीफोन करके उनका वर्जन लिया था। लेकिन एनी हाउ, मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो कुछ लिखा है शमीम साहब ने, या तो मेरा इंटरेस्ट ये होता ना कि मैं ये डिग आउट करूं कि वाकई अब ये सारा कुछ सच है, और जिन जज साहब का मैं नाम लिखा वो उसके पीछे वो किसको मिलते रहे, क्या करते रहे, मेरा ये कंसर्न नहीं था। मैंने आपको बताऊं कि मेरा तो एक सिंपल स्टोरी, इट वाज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, इट वाज जस्ट एन एक्सक्लूसिव स्टोरी। क्या आपकी जस्टिस शमीम से बात हुई? क्या आपने उनसे पूछा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने की बजाय उन्होंने बयान हल्फी जारी क्यों किया है? वो क्या बेतन फोरम नहीं था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? देखिए, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ, एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे ख्याल आप सर्विंग जजेस के अगेंस्ट जा सकते हैं, शायद रिटायर्ड जजेस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा उस दिन मेरे साथ मसला ये हुआ कि वो शायद शमीम साहब वो मुझे बता रहे थे, मुझे बाद में उसके मैसेज से पता लगा, एक मैसेज मुझे उनका रिसीव हुआ कि उनकी शायद भाई की डेथ हो गई थी, तो वो अपने गांव वगैरह में थे। तो व्हाट्सएप में कॉल की, थोड़ी सी बात हुई, तो फिर कोई लगा कि हमारा आपस में बात नहीं हो रही, तो वो डिस्कनेक्ट हुआ। फिर दोबारा व्हाट्सएप कॉल हो ही नहीं सकी। फिर मैंने उनको डायरेक्ट नंबर पर फ़ोन कॉल किया, फ़ोन कॉल जाती रही, तो उसके ऊपर उन्होंने उसको फ़ोन को उठाया नहीं।
तो बाद में उनको मुझे मैसेज मिला कि यहाँ पे कुछ इंटरप्शंस हैं और फ़ोन कॉल्स मिलने का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो फिर उन्होंने सिर्फ वो एक कन्फर्मेशन का, फिर मैंने जो कि उनको बार बार यही मसला था कि हालांकि उन्होंने इनिशियल में थोड़ी सी कन्फर्मेशन कर दी थी, लेकिन मैं एक क्लैरिटी के साथ कन्फर्मेशन चाह रहा था, तो उन्होंने मुझे अगर मुझे बात करने का मौका मिलता तो मैं आपको बताऊँ मेरे जहन में बहुत से क्वेश्चंस थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, और वो इसी इंटरप्शन, यही जो इंटरप्शन थी डिजिटल, उसकी वजह से। तो इस खबर के बाद क्या मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से आपसे किसी ने रब्ता किया कि आपकी खुद ज़ाती एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो इस बयान हल्फी को अदालत में पेश करेंगे? देखें, नहीं, मुझे इसका नहीं पता कि वो लेकर गए हैं कि नहीं। रब्ते का भी ना मुझे मरियम ने कोई रब्ता किया, और ना ही मुझे नवाज़ शरीफ साहब ने किया, ना शहबाज शरीफ ने मुझसे रब्ता किया। रब्ता हो भी सकता है, वैसे मैं आपको बताऊं इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। मैं एक सहाफ़ी हूँ इस मुल्क का, और एनीबॉडी कैन टॉक टू मी। मैं हर किसी शख्स से बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका पता नहीं कि वो इसको लेके आगे जाएंगे कि नहीं कोर्ट में। लेकिन मेरी प्रिजम्पशन ज़रूर ये है कि अगर लंदन में ये सारा कुछ हुआ और ये ज़ाहिर है तो इसका मकसद ही कुछ होगा। मकसद ये तो नहीं होगा कि सिर्फ ये है कि जी उन्होंने एफिडेविट दे के तो बस उसको अपने पास रख छोड़ना है। मेरा ख्याल ये है, मेरा तज़िया ये है कि ज़ाहिर है उनको कोर्ट में ये ला के पेश करना चाहिए, मेरा ख्याल है वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंसार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे, वकील भी हैं, PMLN के पंजाब के सेंट्रल लीडर भी हैं। पूछेंगे कि PMLN का अगला लाहे अमल होगा क्या, और क्या राना शमीम साहब के बयान हल्फी से पूरी सियासत या इनके केसेस का रुख बदलने के हवाले से किस हद तक कामयाब होंगे। वक्फे के बाद वकील और पंजाब के प्रेसिडेंट राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। राना साहब, राना शमीम के बयान हल्फी हाई कोर्ट इसे अदालत पर हमला करार दे रही है, स्कैंडलाइज होने की बात कर रही है, और हुकूमत कह रही है कि नून लीग ने अदालत पर हमला किया है। वंस अगेन नहीं, राना शमीम साहब ने जो बात की है, अगर वो बात सच है तो फिर उसको क्या आंच है, फिर वो कैसे हमला हो सकता है। सच्चाई जो है वो किसी के ऊपर हमला नहीं हो सकती, और अगर वो झूठ है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके मुतल्लिक जो है वो पूरी तरह से मालूम किया जाना चाहिए। राना शमीम साहब जो है वो एक चीफ जज रहे हैं एक अपना गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने बयान हल्फी दिया है, तो काउंटर बयान हल्फी लें ये साकिब निसार साहब से भी, और उसके बाद इंक्वायरी करवाएं, और उन दोनों में से जो गलत बयानी कर रहा हो उसके मुताबिक जो कानून कहता है उसके मुताबिक एक्शन लें। और अगर उनका बयान सच है तो फिर ये जो साकिब निसार साहब का रवैया है ये मूजब बना है उस तबाही का जो इस वक्त पूरी कौम फेस कर रही है। पूरी कौम जो है वो इस वक्त जो है वो फाका कशी कर रही है, तो इकॉनमी तबाह हो गई है इस मुल्क की। इस मुल्क में इस वक्त कोई गवर्नेंस नहीं है, और इस वक्त मुल्क जो है वो यानी डबो दिया है इस सिलेक्टेड और ओबाश टोले ने, नालायक टोले ने। तो उसकी वजह जो है वो जो चीज़ें बनी हैं उनमें साकिब निसार साहब का ये रवैया जिसकी तरफ राना शमीम साहब ने अपने बयान हल्फी में निशानदेही की है वो उसकी एक बुनियादी वजह है। तो इसके ऊपर जो है वो एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी तरह से सच और झूठ जो है उसका मालूम होना चाहिए पूरी कौम। सर, इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे समझा दीजिए कि तीसरा मौका है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, क्यों नई दरख्वास्त लेकर जाती PMLN? शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज कह रहे थे कि साकिब निसार को भी जेल में होना चाहिए, तो करिए इनिशिएट, प्लेटफॉर्म मौजूद है, प्रोसेस मौजूद है, होनी चाहिए, इससे क्या मुराद है? नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या इस मुल्क में है या मुल्क से बाहर है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बहुत ही बाखबर अदारा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि उनके जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनके नोटिस में हैं। लेकिन हमारा तो सवाल ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस वक्त भी मौजूद थी, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह थे जब उन्होंने चीफ जस्टिस के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ओहदे पे बैठे हुए एक इंतहाई जो है वो घिनौना किरदार जो है वो बाबा रहमते का अपनाया, और बाबा रहमते का चोगा पहन के जिस तरह से उन्होंने कानून की, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई उन्होंने,
और हर हफ्ते वहाँ पे बैठते थे वो लाहौर में और कचहरी लगाते थे, अपनी पर्या पंचायत लगाते थे और किस तरह से लोगों को बेइज्जत करते थे। ग्रेड 22 और 21 और 20 के लोगों को बुला के वहाँ पे कटहरे में खड़ा करते थे, उनकी इंसल्ट करते थे, उनको गालियाँ देते थे। वाइस चांसलर लेवल के लोगों को वहाँ पे बुला के जो है उनसे इस्तीफ़े लेते थे। हमारे ख़िलाफ़ लोगों को बुला के उनसे दरख्वास्तें लिखवाते थे, हमारे ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करवाते थे। KPLI जैसे अदारों का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स जो इन प्रोग्रेस थे उन सब की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। उस वक्त जो है वो कोई अदालत पे हमला नहीं हुआ था, उस वक्त कोई किसी अदालत की किसी इंसाफ के निज़ाम की जो है वो तौहीन नहीं हुई थी। उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है वो नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो उसको खुद सरबराह जो है ये सारा काम कर रहा था। मैं समझता हूँ कि अब ही वो वक्त है कि जिस वक्त जो है वो इन चीज़ों का नोटिस लिया जाना चाहिए, ताकि जो माजी में हो चुका सो हो चुका। अब मुस्तकबिल तो जो है वो इस कौम ने बड़ी सज़ा पाई है, 3.5 साल तबाही हो गई है हर फ़र्द की भी और कौम की भी और मुल्क की भी। तो चलो इस तबाही के नतीजे में जो है वो कम से कम हम यही सबक सीख लें कि जो गलतियां पहले हुई हैं उन गलतियों को करने वालों को सजा दे। राना साहब, ये जो आपने एक लंबी फहरिस्त बताई है जो एक बेइज्जती करते थे बकौल आपके जस्टिस साकिब निसार साहब, उसी का खमियाजा तो बकौल उनके वो आज भुगत रहे हैं कि ये उसी की वजह से कर रहे हैं चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान उनके खिलाफ बकौल उनके। और साथ रेफरेंस तो लेके जाना होगा ना सर, मुशर्रफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पे भी तो आर्टिकल 6 आप लोगों ने दायर किया और फिर डंके की चोट के ऊपर लड़ा, उसका खमियाजा भी भुगता। लेकिन अरशद मलिक को कभी आप लोग नहीं लेकर गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उनका केस सुनवाई की बात नहीं आप लोगों ने की। जस्टिस सिद्दीकी को भी आप लोगों की तरफ से नहीं लेकर जाया गया था। तो मेरा मतलब है कि आप लोग व्हाई यू नॉट फाइटिंग योर ओन बैटल्स? नहीं देखे बात ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब का जो बयान है वो हमने तो नहीं दिए, उनसे कहा कि आप बयान दें। ये बयान उन्होंने खुद दिया और ख़ुद उन्होंने बात की और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने की, ये बात भी है। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम जाएं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुअज़्ज़ज़ जज जो शौकत सिद्दीकी साहब थे वो गए, उन्होंने जाके वहाँ पे बयान दिया है। वो हमारी दरख्वास्त से तो बेहतर सूरत हाल है ना, तो उसके ऊपर जो है उस बयान में भी सारा कुछ मौजूद है, तो उसके ऊपर भी जो है वो एक्शन होना चाहिए। बाकी रही बात परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली, तो वो ठीक है, आपके सामने हमने कोई गलत तो नहीं किया था, लेकिन हमने भुगता है। और अब ये जो बयान हल्फी है, ये बयान हल्फी जो है, अगर तो हमने कोई कोर्सिव मेजर इस्तेमाल किया है और हमने राना शमीम साहब से कहा है कि जी आप बयान हल्फी दें, तो फिर तो हमें भुगतना चाहिए। लेकिन अगर राना शमीम साहब जो है उन्होंने आज खुद वॉलंटरीली ये बात की है, तो उनका बयान जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद है। उन्होंने इसका नोटिस लिया है, तो हम वहाँ पे उनसे उम्मीद भी कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि उनका बयान जो है वो भेजें वहाँ पे जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, या वो ख़ुद कोई कमीशन बनाए हाज़र सर्विस या जो बेंच पे मौजूद जज साहबान हैं उनका, ताकि वो इस पूरे मामले को थ्रेश आउट करके। तो अगर आप समझते हैं राना साहब के राना शमीम का बयान हल्फी जायज़ है, तो आप केस में फरीक क्यों नहीं बन जाते और आप अदालत में इस सारे मामले को मुकम्मल तहकीकात के लिए दरख्वास्त दें, या फिर मकसद सिर्फ सियासी मुफादात का हसूल है? देखें, जो सच बोला है राना शमीम साहब ने अपने बयान हल्फी में, उस सच का हमारे साथ बड़ा तल्लक है। और अगर वो सच है, जो कि हम यकीन रखते हैं कि वो सच है, क्योंकि ये बातें जो हैं ये साकिब निसार साहब के बाकी जो उनके का अमल था उससे भी ये साबित होती है कि वो यही कुछ कर रहे थे, तो फिर हम तो उसका हिस्सा ऑटोमेटिकली हैं। हम जो है वो जो केसेस हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं और जो सज़ाएँ हमें इस तरह से दिलवाई गई हैं, ज़मानतें खारिज करवाई गई हैं, जेल में हमें रखा गया है, तो वो जब वो केसेस हमारे चल रहे हैं तो उसमें हमने शौकत सिद्दीकी साहब के बयान को भी हमने जो है वो उसके ऊपर रिलाई किया है, तो इस एफिडेविट के ऊपर भी रिलाई करेंगे हम। नहीं, तो इस एफिडेविट की उसी नोटरी पब्लिक से तस्दीक की गई है कि जिससे नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्दीक भी की गई थी, तो शकूक तो पैदा होंगे ना? देखें, बात ये है कि चाहे वो बयान हल्फी जो है
वो मियाँ नवाज शरीफ ने खुद अपने हाथ से क्यों ना लिखा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बात तो ये है कि ये बात सच है या झूठ है। अगर ये सच है तो फिर सच है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर ये झूठ है तो फिर ये चाहे किसी ने भी लिखा हो, किसी नोटरी पब्लिक ने जो है वो टेस्ट किया, किसी नोटरी पब्लिक के टेस्ट करने या ना करने से तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें दो चीज़ें बुनियादी तौर पे हैं कि एक जो जिसने बयान हल्फी दिया है वो इसके ऊपर स्टैंड करता है, और नंबर दो ये है कि क्या ये सच है। अगर ये सच है तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये सच जो है ये बोला कहाँ पे गया है, लिखा कहाँ पे गया है, इसको जो है वो वेरीफाई किसी ने किया, वो किसी ने भी किया हो या किसी ने ना भी किया हो जी। आखिर वो एक चीफ जज रहे हैं, वो एक बड़े मनसब पे रहे हैं और वो कानूनदान हैं, सारी ज़िंदगी उनकी जो है वो इसी अमल में गुजरी है, तो यकीनन उन्होंने सोच समझ के जो है वो ये बात की होगी। बाकी हम यकतरफा तौर पे ये बिल्कुल मुतालबा नहीं करते कि जी आप उनके बयान हल्फी को तस्लीम कर लें, नहीं, उसको इंक्वायर तो करें ना। ठीक है, मगर सर उनसे ज़्यादा बड़े ओहदे के ऊपर जस्टिस साकिब निसार रहे हैं, और ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये इतना आसान तो ये बहरहाल नहीं होगा। इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट हिज वर्ड, ये किस तरह साबित होगा मैं तो समझने से कासिर हूँ। लेकिन तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन या फिर जुडिशल कमीशन आपके नज़दीक बेहतर है? देखें, इसमें जुडिशल कमीशन हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसकी बजाय कि जो यानी एक डिमांड है कि मामला क्योंकि दो मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जज साहबान से है, जुडिशरी से मुतल्का है, जुडिशरी ही की इस रिस्पेक्ट जो है वो इससे बहाल भी हो सकती है और इसके किसी ऐसे नतीजे में जो है वो उसको डैमेज हो सकता है। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि सेनेट ही जो है वो तो यही डिमांड करती है कि इसमें जुडिशल कमीशन ही जो है वो होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये अगर अदलिया इस बारे में कोई और फैसला करे या पार्लियामेंट के वो इस बात का जो है वो इख्तियार दे या रिक्वेस्ट करे तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामानी जो है वो कमीशन भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी का कहना है कि राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर ही हैं। नोटरी पब्लिक की फीस के हवाले से भी उन्होंने बात की। मैं तो इस बात को डिस्प्यूट करता ही नहीं हूँ। देखिए जी, मैं तो इस बात को डिस्प्यूट करता ही नहीं हूँ। हाँ। अगर एक आदमी जो है वो मेरे पास आके मुझे ये बताए कि जी आपके ऊपर जो 15 किलो हीरोइन डाली थी उसको गलत साबित करने के लिए, या उस वक्त मैं भी वहाँ पे मौके पे मौजूद था, ये मेरे पास शहादत है, ये सारा इन्होंने जो है वो उस वक्त ड्रामा किया था, जुल्म किया था, तो भाई मैं तो उसको खाना भी खिलाऊंगा। अगर उसको ठहरने की जरूरत है मैं उसको ठहराऊंगा भी। अगर उसको जो है वो अपना सबूत देने के लिए कुछ फैसिलिटेट करनी मैं तो करूँगा। लेकिन बात तो ये है कि जो आदमी बात कर रहा है वो बात क्या है, वो सच है भी दे देंगे अगर या वो ड्रामा है। अगर वो ड्रामा है तो उसको मुझे भी सज़ा देनी चाहिए और स्टेट को भी जो है वो अदलिया को भी सज़ा देनी चाहिए। अगर वो सच है तो फिर उसके ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए। इस बात से क्या अगर बनती है, अगर किसी आदमी ने मुझे रिलीफ पहुंचाना है या उसके पास कोई ऐसी एविडेंस है तो उसने आखिर मेरे पास आना ही है ना, उसने मुझे बताना तो है कि भाई आपके साथ जो जुल्म हुआ था उस जुल्म के मतलब जो है वो मैं भी मौके का गवाह हूँ, उस वक्त इस तरह से जो है इन किरदारों ने ये काम किया था। तो इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मामला ये है कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी ने, एक आदमी जो इतने बड़े ओहदे पे फैज़ रहा है, और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है जी उसको मियाँ नवाज शरीफ ने लगाया था, तो फिर साकिब निसार साहब को किसने लगाया था जी, ये भी ज़रा पता कर लें कि उनको किसने लगाया था। आसिफ सईद खोसा साहब जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनका भी पता कर लें कि उनको किसने लगाया था, उनको रिकमेंड किसने किया था। तो इस चीज़ों से तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लगाया किसने है। मामला तो ये है कि किसने जो है वो बेहतर तौर पे मुल्क की, कौम की खिदमत की है, मेरिट के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, सच्चाई के ऊपर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे हमने लगाया हो या किसी और ने लगाया हो। बात तो ये है कि जो वो बात कर रहे हैं, बयान हल्फी एक आदमी दे रहा है, वो अगर सच है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर वो झूठ है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल सर, मगर उनको खुद जज साहब को साबित करना पड़ेगा कि सच है कि नहीं। जिस तरह मैंने कहा, इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट हिज वर्ड, यानी कि एक तरफ जस्टिस साकिब निसार हैं, एक तरफ जस्टिस शमीम है, यानी कि ये साबित करना होगा जस्टिस शमीम को। इस सारे मामले की टाइमिंग बहुत अहम है। बहरहाल कल मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पेशी भी है, अपीलें लगी हुई हैं, क्या ये अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है? देखें,
देखिए, बात ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी सच्चाई है और मैं समझता हूँ कि एक जुल्म हुआ और उस जुल्म की पादाश में जिन लोगों को सज़ा मिली है, उनकी सज़ा के मुतल्लक जो है वो मेरे पास एक सच्चाई मौजूद है, उस सच्चाई से, उस हक बयानी से जो है वो जुल्म जो है वो ख़त्म हो सकता है, तो ये फिर मेरा चॉइस होगा ना। मैं भी तो अपनी टाइमिंग देखूंगा ना कि ये बात मैंने किस वक्त करनी है। हो सकता है कि राना शमीम साहब को यही टाइम जो है वो रेलेवेंट लगा हो, उन्हें यही इस वक्त ही उन्होंने महसूस किया हो कि यार एक बात जो मेरे सामने हुई थी, इतना बड़ा जुल्म हुआ था, इतनी बड़ी ज़्यादती हुई थी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैं उस सच्चाई को अपने जो है वो पास जो है वो लिए फिर रहा हूँ, तो वो कौन सा टाइम होगा जब मैंने इस चीज़ को जो है वो ओपन अप करना है। तो अगर उन्होंने ये समझा है कि दिस इज़ रेलेवेंट टाइम, तो बिल्कुल ठीक होगा। अगर अदालतों में तारीखें चल रही हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की और उनको सज़ा गलत हुई है और राना शमीम साहब ये समझते हैं कि उनको सज़ा गलत हुई है और उनके पास उसके मतलब कोई सच्चाई है, तो बिल्कुल यही रेलेवेंट टाइम है उन्हें इस वक्त बात करनी चाहिए। राना साहब ये नाइंसाफ़ी हुए 3 साल गुजर गए हैं, क्या उनको अपनी सच्चाई याद आए हुए 3 साल बाद उनको अपनी सच्चाई याद आई है? नाइंसाफ़ी को तो 3 साल गुजर गए हैं। लेकिन इस वक्त भी वो केस इस मरहले पे है कि अगर कोई सच सामने आ जाए और किसी आदमी का ज़मीर या कोई आदमी जो है वो इस बात को उस सच्चाई को जो है वो वाज़े करने पे आमादा हो जाए। अब ये तो राना शमीम साहब का मामला है ना, अगर उन्होंने 3 साल पहले जुर्रत नहीं की, वो आप भी ना करते, तो हमने कौन सा उनको कोई जो है वो पकड़ के ले आना था। हो सकता है कि उन्होंने इससे पहले ये समझा कि ये रेलेवेंट टाइम नहीं है, या उस वक्त उन्होंने अपने आप को ईजी नहीं समझा, आज उन्होंने समझा कि दिस इज़ द रेलेवेंट टाइम। इसी तरह शौकत सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने भी अपना एक रेलेवेंट टाइम देखा होगा ना। वो उन्होंने जिस दिन उनको मालूम हो उसी दिन तो नहीं उन्होंने जो है वो बात जो है वो यानी ऑन एयर कर दी। उसमें उन्होंने पता नहीं महीना लिया, 2 महीने लिए, 6 महीने लिए, उसके बाद ही उन्होंने बात की ना। तो ये तो जो आदमी जिसके पास कोई शहादत है, तो ये तो उसका काम है कि वो उस शहादत को जो है वो किस वक्त जो है वो अदा करना चाहता है। लेकिन बहरहाल ये जितनी जल्द अदा हो जाए ये एक फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि सच्चाई को और शहादत को ना छुपाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेंगे नाज़रीन, कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास है, बात करेंगे इसके बारे में एक छोटे से वक्फे के बाद। कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपनी हिकमत अमली बना ली है। हुकूमत 20 से ज़ायद बिलों को मुश्तरका इजलास से पास कराने की तैयारियों में है और मुत्तहिदा अपोजिशन के मुशावरती इजलास में इत्तफाक किया गया है कि हुकूमती कानून साजी का रास्ता हर सूरत रोका जाएगा। अपोजिशन पार्टीज अपने अरकान की हाजिरी को 100% यकीनी बनाएंगी और दूसरी तरफ हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उनकी कानून साजी में हमायत हासिल कर ली है। मगर ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादी चंद मखसूस बिलों पर ही हुकूमत की हमायत करेंगे, बट एज ऑफ राइट नाउ अभी तक के खबर ही है। कल के इजलास के हवाले से नया एजेंडा सामने आया है, नहीं उसके साथ कोई बिल्स अटैच हुए हैं। बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से और कामिल अली आगा साहब से, हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब फरमाइएगा, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास कल, हुकूमत 20 अहम बिल लेकर आ रही है, कितने ला रही है अभी तक बहरहाल क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन अपोजिशन का ये दावा था कि हुकूमत के इत्तेहादी भाग जाएंगे, उन सब ने तो अपनी हमायत का ऐलान कर दिया है। जी देखें, इत्तेहादियों ने इस मौके के ऊपर जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाया है। तमाम अपनी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, नौकरियां, फंड्स वगैरह हर चीज़ उन्होंने ले ली है। हमें खुशी है इस बात की। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं ना कि जाते चोर की लंगोटी ही सही, तो चले उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो हासिल कर लिया है। हमारे वो भाई हैं, हमारे जो है वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है वो, तो उन्होंने अच्छा किया है। उन्होंने अपना जो है वो काम जो 3.5 साल में जो नहीं हो सके, जो हो गए, जो नहीं हो सके वो अब उन्होंने करवा लिए हैं। हम अपना नंबर जो है वो सुबह पूरा करेंगे। और मैं ये आपको एक बात बता दूं कि जो इंतखाबी कवानीन हैं, हाँ, उनकी ये रवायत है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स और सब के कंसेंसस से जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं।
ये EVM जो है ये पार्लियामेंट से 10 मरतबा भी ये पास करवा लें, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। EVM के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकेगा जब तक कि कंसेंसस ना हो। ये इनकी भूल है, ये पार्लियामेंट से पास करवा लें। बाकी रही जहाँ तक बाकी कवानीन का, जिसमें नैब वगैरह या बाकी चीज़ें हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नैब को हमने जितना भुगतना था हमने भुगता लिया है, जो मर्ज़ी इसमें अब ये करते रहें। अगर उन्होंने ख़ुद को NRO दिया है, कोई नहीं, इंशाल्लाह जब वक्त तब्दील होगा तो वो NRO जो है वो इसी तरह से वापस हो जाएगा जिस तरह से इन्होंने अपने। लेकिन हमजा शहबाज चौधरी शुजात हुसैन की आदत करने के लिए भी गए, परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात हुई, मरियम और नवाज शरीफ साहब ने भी शुजात साहब की सेहत के हवाले से वो दुआ गोए, उन्होंने भी पैगामात भिजाए। काफ लीग से क्या ये कुर्बतें जो हैं किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा तो नहीं है? नहीं, काफ लीग से कुर्बतों में काफ लीग का काफ़ी वज़न बढ़ गया है और काफ़ी काम शाम उनके निकल आए हैं। वो थोड़े बहुत जो रहते हैं मेरा ख्याल है वो भी कल तक जो है वो करवा लेंगे, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर आने वाले चंद हफ्तों में जो है वो दोबारा सूरत हाल जो है वो उसी जो है वो पॉइंट पे चली जाएगी जिसके ऊपर ये हफ्ता 10 दिन पहले थी। अब ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत अब जा चुकी है। इस वक्त कोई गवर्नेंस नहीं है मुल्क में, इस वक्त कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, ना इसमें ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ना इस गवर्नमेंट की कोई रिट है। इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। तो अब तो जो है वो इनका जो है वो चल चला है जिसे कहते हैं। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना सनाउल्लाह मौजूद थे। खुशामदीद कहते हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब को, काफ लीग के सीनियर रहनुमाए सेनेटर हैं, मेन इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मुश्तरका इंतखाबी इस्लाहात की ऊपर सब ने बात कर ली है, आपकी तरफ से भी भरपूर रजामंदी है, आपने ऐलान कर दिया है, अब पीछे नहीं हटना। जी, हमारी क़यादत ने फैसला किया जी कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर यकीन दहानी कराई है कि उनके ऊपर फौरी तौर पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फ़ैसला ये किया है क़यादत ने कि कल के इजलास में शामिल होना है और कानून साजी में हिस्सा लेना है और हुकूमती बिलों की हमायत करनी है। तो EVMs के हवाले से भी फैसला कर लिया। अभी आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर आप लोग ये पास करा भी लें तो ये अमल दरामद इस पे नहीं होने वाला जब तक पूरी पॉलिटिकल जो सियासी जमातें सब ऑन बोर्ड ना हो। तो EVMs और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर भी आपकी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। महर जो कल ये पेश करने जा रहे हैं उनको हमने अपना स्टडी किया है, उनके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, उनके ऊपर हम वोट देंगे। अब हम तहफ़्फ़ुज़ात तो मौजूद हैं लेकिन वो यकीन दहानी कराई गई है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हम पेश कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो उसका तदारक किया जाएगा। ठीक है, मगर ये आपने भी सुना राना साहब को, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, फंड्स, इन सब के एवज़ आप लोगों ने ये किया। राना साहब का ज़हन ऐसा ही है जी, वो बिल्कुल ऐसी, उनकी सियासत भी ऐसी ही है। फैसलाबाद वालों से आप पूछ सकते हैं कि उनकी सियासत ऐसी है, हमारी सियासत ऐसी नहीं है। हम अवाम की बात करते हैं और हमारे आज के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। 3 साल से हम तवातर के साथ ये बात कर रहे हैं और ये इनको याद दहानी कराते चले आ रहे हैं कि हमारा जो मादा था आपके साथ, उसके अंदर पहली शिक ये थी कि डे टू डे जो मसाइल हैं उनके ऊपर मशवरा होगा, मशवरे के बाद जो फ़ैसला होगा उसके ऊपर अमल दरामद करवाना, हुकूमत पर पाबंदी होगी और उसके अलावा जो पॉलिसी मेकिंग होगी, जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसके अंदर भी हमारी मशावरत होगी। ठीक है, मगर यही बात आप लोग बार बार 3 सालों में रिपीट करे जा रहे हैं। आगा साहब बार बार यही बात की जा रही है, यकीन दहानी करा दी है, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जाती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, रोज़मर्रा की अशिया जो हैं, नेसेसिटीज़ जो हैं बढ़ती चली जाती हैं, बिजली जो है बढ़ती चली जा रही है, यानी कि हालात तो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। गवर्नेंस में कोई बेहतरी नहीं आई 3 सालों में, बार बार आपको यकीन दहानी कराई जाती है। इस बार आप फिर वोट करने जा रहे हैं तो किसी और चीज़ के एवज़ ही किया होगा या अब की बार ये मान लिया जाए कि 2023 तक आप अनकंडीशनली खड़े हैं खान साहब के साथ?
ये तो वक्त फैसला करेगा जी, इनका अमल तब्दील होगा, ये मुशावरत शुरू करेंगे, अच्छे फैसले होंगे, अच्छी पॉलिसीज़ आएंगी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और महंगाई और ये बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर की 3 साल से बातें सुन रहे हैं। तो यकीनी तौर पे हम तो चाहते हैं, हम ववेला भी तो यही करते हैं ना पिछले 3 साल से, इसलिए ववेला कर रहे हैं कि अच्छे काम करेंगे, आम आदमी को डिलीवर करेंगे, लोगों को सहूलतें पहुँचाएंगे, लोगों की जो आज महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से अजियत बन गई है उनकी ज़िंदगी, उसमें कोई तलातम आएगा, उसके अंदर कोई ठीक है आगा साहब नहीं आई अभी तक, मगर अब ये बताइए कि नून लीग से मुलाकातें जो है उसमें तेजी बढ़ गई है। हमजा शहबाज से भी आज मुलाकात हुई आपकी क़यादत की, उनकी हायर क़यादत ने आपकी क़यादत को के लिए वो दुआ गो हैं, उनने पैगामात भेजे। ये मुख्तलिफ है, ये ज़रा मुख्तलिफ है 3 सालों में। देखें, जहाँ तक मुलाकात की बात है, मुलाकातें तो ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। हमारे राब्ते हमेशा हर जमात के साथ, सियासी अकाबरीन के साथ, किस जमात के साथ हमारे राब्ते नहीं हैं, जरदारी साहब के साथ हमारे राब्ते नहीं हैं, और जो मियाँ साहबान हैं उनकी फैमिली के साथ, उनके साथ राब्ते तो अक्सर औकात हो जाते हैं। हम कता तलक करके सियासत करने वाले लोग नहीं हैं, हम हमेशा राब्तों की सियासत करते हैं, और हम समझते हैं कि जमहूरी अमल का अव्वलीन जुज़ होता है राब्ते। ठीक है, मगर आगा साहब ये बताइएगा कि अब ये तो मान लिया जाए कि अगले इलेक्शंस के अंदर आप तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी बारहा नहीं बनते दिखाई दे रहे, इनके साथ इलेक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो ये राब्ते हो रहे हैं, क्या ये मुस्तकबिल की कोई राह हमवार कर रहे हैं, या ऐसा कोई प्लान हमारे सामने दे रहे हैं कि नून लीग के साथ अगर आप किसी कैपेसिटी में आ सकें बिफोर 2023 इलेक्शन और देयर आफ्टर? देखें, वक्त तो देखें, सियासत के अंदर कोई हरफ़े आखिर तो होता नहीं है, किसी पाकिस्तानी सियासत में बिल्कुल भी नहीं होता। पीटीआई का पहले वजूद ही नहीं था, लेकिन जब पीटीआई के साथ हमारा जो अपना अगर राब्तों वाली बात है तो राब्ते तो थे पीटीआई के साथ भी, लेकिन पीटीआई के साथ लोग कहते थे कि हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता, उनके साथ हो गया। पीपल्स पार्टी के साथ नामुमकिन तरीन बात थी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ लीग नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है, और पाकिस्तानी सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता। आपने बात सुनी, इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night, अल्लाह हाफिज।